हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। तो एसएससी पीवाईक्यू कर रहे थे और इसमें हम लोग अब करेंगे पेज नंबर 17। पेज नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। पेज नंबर 3 से स्टार्ट है, पेज नंबर 16 तक हो गया, अब 17 नंबर पेज चलेगा। तो अशोक घोष इसके दरबारी कवि थे, ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क जिन्होंने जिन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया था, और शक संवत वही है जो कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। 29 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, 1957। तो अशोक घोष किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे अशोक घोष। और आपको याद होगा जो चौथी या चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष। इन्होंने ही बौद्ध रामायण कहे जाने वाले बौद्ध ग्रंथ एक है, उसको नाम उसको बौद्ध, हाँ, बुद्ध चरित्र, ठीक है ना, इसकी रचना इन्होंने की थी। आगे देख लेते हैं, इसको बौद्ध का रामायण भी कहते हैं। बुद्ध चरित्र को इसने लिखा है अशोक घोष ने। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक किस बारे में? व्याकरण से संबंधित है ये। ठीक है, तो संस्कृत विद्वान पाणिनि को वैसे व्याकरण का जनक भी, संस्कृत व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी है। नाम से मालूम पड़ रहा है 8 अध्याय। ये संबंधित किससे थी? व्याकरण से संबंधित थी। ठीक है ना। मीमांसा सूत्र ये किसने लिखा था? जैमिनी ने लिखा है। तो मीमांसा सूत्र से, मीमांसा दर्शन से कौन संबंधित है? जैमिनी। सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है? कपिल। सी यू की या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन था? योन सैंग। ये चीनी यात्री थे जो भारत आए थे। 627 के आसपास वहां से निकले थे, 630 में भारत पहुंचे थे, 644 तक ये भारत थे, योन सैंग। ठीक है, तो ये चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। प्रथम चीनी यात्री जो भारत आए थे उनका नाम था फाहियान, जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में आए थे। ठीक है, तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाओं जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता, कवियों की सभाएं जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता था, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? मदुरई में। तो पहले देखिए, आपने पढ़ा होगा संगम काल, तो पहला संगम कहाँ पर हुआ था? मदुरई में। पहला संगम मदुरई में हुआ था। दूसरा संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। कपाटपुरम में। और तीसरा संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में। तो पहला और तीसरा कहाँ पर हुआ था? मदुरई में। और दूसरा कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। इस चीज को याद रखना। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाएं जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मदुरई, कपाटपुरम, मदुरई। अमुक्त मल्लेद, अमुक्त मल्लेदा या अमुक्त माल्यद, ये किसका लेखन, ये किसने लिखी थी? इसको लिखा था राजा कृष्णदेव राय ने, जो कि तुलु वंश के राजा थे। तुलु वंश के राजा थे राजा कृष्णदेव राय। इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त मालदा की रचना की। ठीक है ना, अमुक्त मालदा की। और उसके अलावा एक रचना इनकी और उसका नाम है जामवती कल्याणम। जामवती कल्याणम इन्होंने लिखा था संस्कृत भाषा में। जामवती कल्याणम, इसको याद आपको रखना है, जामवती कल्याणम। ठीक है, तो ये विजयनगर के राजा थे, राजा कृष्णदेव राय। तुलु वंश के शासक थे, ये तुलु वंश के शासक थे राजा कृष्णदेव राय। और बाबर के समकालीन भी थे, बाबर के समकालीन थे राजा कृष्णदेव राय। आगे देख लेते हैं, अल बरूनी की प्रसिद्ध कृति किताबुल हिंद। तो ये एक रचना किस किस भाषा में? अरबी भाषा में। ये अल बरूनी की प्रसिद्ध कृति है, ये किताबुल हिंद। ठीक है, अरबी भाषा में लिखी हुई है अल बरूनी। ठीक, अर्थशास्त्र लिखा था किसने? चाणक्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त कौटिल्य। और क्या है? चाणक्य तो हो गया, विष्णु चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, ये 3 नाम इनके हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था। अर्थशास्त्र ये राजनीति एवं राजकाज से संबंधित पुस्तक थी। ये राजनीति एवं राज, न कि इकोनॉमिक्स से। राजनीति या राजकाज, विदेश नीति से संबंधित पुस्तक थी ये, शासन व्यवस्था से, न कि इकोनॉमिक्स से। इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक, उसका क्या नाम था? मृक्षकटिकम, यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी। मृक्षकटिकम का मतलब क्या होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। ये किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। तो मृक्षकटिकम किसने लिखा था? शूद्रक ने। ये कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक था। इसका अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। तमिल महाकाव्य शिरप्पाधिकारम का लेखन कार्य किसने किया है? तो इसको लिखा है इलांगो अधिगल ने। इलांगो अधिगल ने लिखा है शिरप्पाधिकारम। ये क्या है? तमिल महाकाव्य।
बाणभट्ट द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक, इसका नाम है कादम्बरी। उसके अलावा हर्षचरित रचना भी उन्होंने की थी बाणभट्ट ने, ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम में थे ये। आगे देख लेते हैं, चित्रकला से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी, ठीक है ना, ये ग्रेवेयर पॉटरी आपके मिट्टी के बर्तनों के प्रकार थे, NBPW, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी, ठीक, इस तरीके से। उसका फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, NBPW, ठीक है ना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी, ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल से प्रचलित मूर्ति कला की शैली को कहा जाता है क्या? पाल शैली। तो 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल से जो प्रचलित मूर्ति कला की शैली से बोलते थे पाल शैली। पाल के पहले शासक थे कौन? गोपाल। भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये कहाँ पर इस्तेमाल किया गया था? पश्चिमी अफगानिस्तान में। अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित क्या है? जातक कथाएं। तो जातक कथाएं क्या है? ये बुद्ध, एक्चुअली में जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो यहाँ पर इन कथाओं से संबंधित जो कहानियां हैं वो यहाँ पर चित्रकारी के रूप में दिखाई देती है, कहाँ पर? अजंता गुफाओं में, मूर्ति कलाओं में। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है विविध सेक्शन का, मिसलेनियस। तो अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था 9वीं शताब्दी के मध्य में। तो अरबी यात्री था ये सुलेमान, ही भारत आया था। कब आया था? 9वीं शताब्दी के बाद में। जबकि पहला अरबी आक्रमणकारी जो भारत में जिसने आक्रमण किया, उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, उसने 712 के आसपास में भारत में अटैक किया था। धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय की प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी थी? क्षत्रिय वर्ण की। धर्म सूत्र और शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय की प्रशासन की जिम्मेदारी थी क्षत्रिय वर्ण की। हेमिस मठ, ये कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, तो लेह में। आठवीं राज्य के रूप में संदर्भित किया गया किसे? वर्ण साम्राज्य। जितना भी वर्ण साम्राज्य से क्या कहते थे? आठवीं कहते थे। राजा अम्भी, ये शासक कहाँ के थे? तक्षशिला के शासक थे। इन्होंने पहले ही सिकंदर के पैर पकड़ लिए, अरे भैया बाप आई, कोई दिक्कत नहीं। तो अम्भी जो थे ये तक्षशिला के शासक थे। जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा था तो पहले ही नतमस्तक हो गए थे ये। किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव होता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। 1 नवंबर 2000 को उसकी स्थापना होती है 26वें राज्य के रूप में। मध्य प्रदेश से अलग करके 26वां राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़। मांडू को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो होशंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। मांडू मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, योनसेंग, अल बरूनी, इब्न बतूता। इब्न बतूता की रचना है रहला। रहला, इसको हिंदी में अपवाद क्या है इसका? सॉरी, अनुवाद क्या है इसका? हिंदी में उसका अनुवाद है सफरनामा। सफरनामा भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो रहला हो गया। इब्न बतूता मोरक्को से आया था यात्री। मोरक्को की राजधानी रबात, मोरक्को से आया था। तो ये सब आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए नाम, कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? स्वर्ण भूमि। तो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। फिर पाहियन, पहला चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। योनसेंग, ये आया था 630 से 644 के बीच में, हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है। अल बरूनी, ये इसने किताब अभी आप ऊपर पढ़कर क्या है मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना। किताब उल हिंद की इसने रचना की थी अल बरूनी ने, और इब्न बतूता ने रहला की रचना की थी। ये सब प्राचीन, इनके द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए क्या नाम दिया गया था इनको? स्वर्ण भूमि। वो लोग क्या कहते थे भारतीय क्षेत्र को? स्वर्ण भूमि, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया पेज नंबर 17। थैंक यू।